मैं केरल से हूँ जो भारत के दक्षिणी भाग में है। मेरा शहर पलक्कड़ के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरी घाटी में स्थित है। ये पहाड़ियाँ उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। हमारे यहाँ साल में 5 महीने मानसून रहता है, और जब मैं मानसून कहता हूँ तो 2 से 3 महीने तक भारी वर्षा होती है। इसके कारण पहाड़ियों में छोटी छोटी नदियाँ साल भर पानी से भरी रहती हैं, यहाँ तक कि गर्मियों के दौरान भी, हालांकि उथली होती हैं। गर्मी का मौसम काफी आर्द्र होता है क्योंकि मेरा स्थान एक घाटी में स्थित है। गर्मी मैदानी इलाकों में जमा हो जाती है और आसपास के पहाड़ों के कारण बच नहीं पाती है। इससे मार्च और अप्रैल के महीनों में आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है। मेरे स्कूल के पास पहाड़ियों का एक समूह स्थित है, जिसे धोनी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी के जंगलों के पास रहने वाले लोग चावल की खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें आदिवासी कहा जा सकता है क्योंकि वे शहर में रहने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि वे आपस में खुश हैं और उनकी अपनी संस्कृति और परंपरा है। उनमें से अधिकांश छोटी जलधाराओं के पास रहते हैं, जो उनका मुख्य जल स्रोत है। हालांकि ये लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनके देवताओं में उनके पूर्वजों की आत्माएं, भूत प्रेत और अन्य हिंदू देवता शामिल हैं। मेरा स्कूल इन पहाड़ियों से सिर्फ 4 मील दूर था। गर्मी के मौसम में मैं और मेरे दोस्त नदी के किनारे जाते थे और अच्छा समय बिताते थे। हम चारों लोग एक साथ वहां जाते थे। कभी कभी हम सप्ताहांत के लिए इस विशेष धारा के पास शिविर लगाते थे। गर्मियों के दौरान धारा उथली थी और हम आसानी से पार कर सकते थे। एक सप्ताहांत मैंने, रोशन, प्रणव और विविन ने बताई गई जगह पर कैंपिंग ट्रिप की योजना बनाई। हम सभी काफी उत्साहित थे। बताई गई जगह तक पहुंचने के लिए हमें 4 मील का सफर तय करना पड़ा, और हमारे रास्ते में 1 मील पप्पी की खेती और फिर 3 मील वन क्षेत्र शामिल था। चूंकि यह क्षेत्र भारतीय वन अभयारण्य के अंतर्गत था, इसलिए हमें अपनी कैंपिंग यात्रा से पहले वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ी। मैं एक स्काउट हूं, इसलिए हमारे लिए अनुमति दस्तावेजों को मंजूरी दिलाना आसान था। क्लियरेंस प्रक्रिया के अनुसार हमें अधिकारियों को अपना पता और आपातकालीन संपर्क नंबर देना था। इस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि इसमें कोमल जानवर शामिल थे, जिनमें ज्यादातर हिरण, खरगोश आदि थे। लेकिन जंगल के कुछ हिस्से में वनस्पति घनी और घनी है। इसलिए अपनी यात्रा के दिन हमने अपने कैंपिंग उपकरण और खाद्य सामग्री अपनी बाइक में लोड की और प्रणव के घर से चल पड़े। प्रणव की मां ने हमारे लिए भोजन बनाया था, जो हमारी शिविर यात्रा के 2 दिनों तक चलेगा। इस जंगल के पास सिर्फ एक शॉपिंग स्टोर था, जो धान के खेतों के ठीक पहले स्थित था। चूंकि दुकानदार के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, इसलिए हमने अपनी बाइकें वहीं खड़ी कर दी और पैदल ही चल पड़े। भले ही हम शिविर के उपकरणों और अन्य सामान के बोझ से दबे हुए थे, लेकिन जलधारा तक पहुंचने के हमारे उत्साह ने हमें बाकी परेशानियों को भुला दिया। वह एक सुखद दिन था और कुछ ही घंटों में हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। सबसे अच्छी बात यह थी कि विविन ने अपने बैकपैक में कुछ बियर छिपाकर रख ली थी। समय करीब सुबह 10 बजे का था और हमने अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया। विविन और प्रणव जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए ताकि हम शाम तक शिविर में आग लगा सकें। मैं और रोशन तंबू ठीक करने में लग गए। 1 घंटे के समय में चीजें सेट हो गईं। फिर हमने कुछ बातें की और आसपास का पता लगाना शुरू किया। हम खेल देखने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए पास के जंगल में गए, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कोई भी अच्छा शिकारी नहीं है, इसलिए हमने जंगल में एक ट्रोल का ठिकाना बना लिया। रास्ते में हमें कुछ लोगों की झोपड़ियां दिखी जो वहीं रहते थे। हमने उनके क्षेत्र को पार नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वे कभी भी हमारे जैसे बच्चों का मनोरंजन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम परेशान करने वाले हैं। इन झोपड़ियों के पास पेड़ों के नीचे कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं, जिनकी ये लोग पूजा करते थे।
जब हम वापस पहुंचे तो लगभग दोपहर के 1 बज चुके थे और हम थोड़ा थके हुए थे और पहाड़ी झरने के ठंडे पानी में ठंडक पाना चाहते थे। हमने बियर पी और हम बहुत अच्छे मूड में थे और हम सभी ने पानी में तैरने और मस्ती करने में बहुत अच्छा समय बिताया। लगभग 1 घंटा हुआ होगा कि अचानक प्रणव जोर से चिल्लाया, जिससे हम में से बाकी लोग घबरा गए। जब प्रणव खड़ा था तो पानी में खून देखकर हम चौंक गए। हमने उसे पकड़ लिया और उसे किनारे पर ले आए और जब हमने जांच की तो उसका पैर कट गया था क्योंकि वह पानी के नीचे की चट्टान से टकरा गया था। भले ही कट छोटा था लेकिन खून उच्च दबाव में बाहर आ रहा था। हमने अपनी किट में कुछ पट्टियां और दवाएं रखी थीं। हम अच्छी तरह से तैयार थे क्योंकि ऐसी जगहों पर कुछ भी हो सकता था। मैंने घाव को साफ किया और उस पर लेप लगा दिया। फिर प्रणव को आराम करने को कहकर हम उसके पास बैठ गए और बातें करने लगे और ताश खेलने लगे। समय लगभग शाम के 5 बजे थे। प्रणव ने कहा कि उसके पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने यह देखने के लिए किट में जांच की कि क्या कोई दर्द निवारक दवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वहां कोई उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम में से 2 लोग दुकान पर जाएंगे और कुछ दर्द निवारक दवाएं लेंगे। दिन के लिए स्टोर बंद होने से पहले विविन और रोशन तुरंत दुकान के लिए निकल पड़े। बाकी कहानी रोशन ने मुझे जो बताई उसके अनुसार है। रास्ते में विविन एक लीक लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे राहत दे दी एक ट्री के पास। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने यह नहीं देखा कि पेड़ के दूसरी ओर स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की एक मूर्ति रखी हुई थी। अपने किए का एहसास होने पर उसे बहुत पछतावा हुआ और जब रोशन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि चूंकि यह जानबूझकर नहीं किया गया था तो ठीक है, और उन्होंने अपना पछतावा त्याग दिया और चले गए। जब वे स्टोर पहुंचे तो लगभग शाम के 6 बज चुके थे और सौभाग्य से स्टोर अभी भी खुला था और उन्होंने दवाएं खरीद ली। फिर विविन ने रोशन से कुछ बियर खरीदने का आग्रह किया। हालांकि पहले तो वह अनिच्छुक था, लेकिन बाद में वह मान गया। इसलिए उन्होंने कुछ बियर खरीदी जिन्हें स्टोर कीपर अवैध रूप से बेचता था। उन्होंने कुछ बियर पी और चूंकि देर हो रही थी इसलिए उन्होंने शिविर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। वापस जाते समय उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया क्योंकि यह एक छोटा रास्ता था। हालांकि अन्य लोग इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते थे। तब तक लगभग शाम के 7 बज चुके होंगे और अंधेरा हो चुका था क्योंकि जंगलों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। उनके पास फ्लैश लाइटें थीं, इसलिए वे पैदल ही चल पड़े। लगभग 1 मील के बाद वे लगभग 1 मील दूर जंगल के बीच में एक साफ स्थान पर पहुंचे। उन दोनों ने अधिक ऊंचाई पर आग जलती हुई देखी। यह सोचकर कि यही वह पहाड़ी होगी जहां हमारा डेरा है, ये लोग आग की ओर बढ़ने लगे। वे लगभग 1 मील तक आग की ओर चले, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आग उतनी ही दूर है जितनी तब थी जब उन्होंने इसे पहली बार देखा था। चूंकि वे थोड़ा ऊंचे थे इसलिए उन्हें ध्यान नहीं आया कि वे रास्ते से दूर जा रहे हैं और वे आग का पीछा करते रहे। 1 और मील चलने के बाद उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि वे ट्रैक से हट गए थे और अब रास्ता भटक गए हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वे अभी भी आग देख सकते थे और उसकी ओर बढ़ते रहे। फिर वे 1 मील से अधिक चले और आग अब भी उतनी ही जल रही थी जितनी उन्होंने शुरू में देखी थी। तब तक दोनों को थोड़ा डर लगने लगा था। रोशन हम चारों में सबसे सख्त है, उसने चिंता न करने को कहा और आग की ओर चलता रहा। लेकिन अब वे जंगल के अज्ञात क्षेत्र में पूरी तरह से खो गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। आमतौर पर जंगल में आप झींगुरों और अन्य जानवरों और पक्षियों की हर तरह की आवाजें सुनते हैं, लेकिन विविंस के विवरण के अनुसार ये आवाजें जानवरों या कीड़ों द्वारा नहीं निकाली गई थीं, बल्कि कुछ बेहद डरावनी और अजीब आवाजें थीं। रात के लगभग 9 बज चुके थे और अभी भी वे कहीं नहीं पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने आग के पीछे पीछे चलना छोड़कर शिविर की ओर वापस जाने के लिए पटरियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे आग से बचते हुए चले गए, भले ही आग ने उन्हें उसका पीछा करने के लिए आकर्षित किया हो।
कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद बीच बीच में उन्होंने रास्ता खोजने और आग का पीछा करने की योजना भी छोड़ दी, लेकिन फिर रोशन ने विपिन से कहा कि यह बेकार है और चलो रास्ता ढूंढते हैं। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद उन्हें झोपड़ियों का एक समूह दिखाई दिया। वे वहां रहने वाले लोगों के एक छोटे समूह के पिछवाड़े में पहुंच गए थे। उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने खोला और उन पर अप्रिय दृष्टि डाली, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया कि क्या हुआ था तो उसने तुरंत उन्हें अंदर जाने दिया और उन्हें सहज बनाया। जब बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कॉफी की पेशकश की तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि क्या हुआ था, प्रणव की दुर्घटना से लेकर आग लगने तक के बारे में, जिसके कारण वे अपने शिविर में वापस जाने का रास्ता भटक गए थे। ध्यान से सुनने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम चोरन था, ने पूछा कि क्या उन्होंने कहीं बेवकूफ बनाया है। अचानक विपिन को उस मूर्खता के बारे में याद आया जो उसने उस शाम पहले की थी। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जिस मूर्ति पर उसने मूत्र त्याग किया था वह अग्नि आत्मा की थी। यह भूत की तरह है, मेरी भाषा में इसे थिकोली पिसाचू कहा जाता है। कुछ लोग जो काला जादू करते हैं वे इस भावना का उपयोग सभी प्रकार के बुरे काम करने के लिए करते हैं। ज्यादातर अनुष्ठान इन मूर्तियों के सामने किए जाते हैं और विपिन ने अनुष्ठान परिसर को गंदा कर दिया था, जिससे आत्मा नाराज हो गई थी। आमतौर पर जब अग्नि आत्मा प्रतिशोध लेती है तो यह अपने पीड़ितों को आग के पीछे ले जाती है और उन्हें अपना रास्ता भटका देती है। जब भी पीड़ितों को लगेगा कि आग नजदीक है तो आत्मा दूरी बढ़ा देगी और अंत में लोग पागल हो जाएंगे और आग के स्रोत की ओर भागने लगेंगे। फिर आत्मा उन्हें एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाएगी और उन्हें मौत के मुंह में कूदने के लिए मजबूर कर देगी। यह सुनकर वे दोनों बुरी तरह डर गए। तब चोरन ने कहा कि तुम दो हो, इसीलिए तुम जीवित हो। यदि आप अकेले होते तो आप पागल हो जाते और अंधेरे जंगल में रोशनी के लालच में फंस जाते, जिससे आपकी मृत्यु हो जाती। इसके बाद कैरन ने उन्हें भस्म, यह एक पवित्र पाउडर है जिसे हिंदुओं द्वारा माथे पर लगाया जाता है, दिया, जो उन्होंने अपने पूजा क्षेत्र में रखा था और उन्हें इसे अपने माथे पर लगाने के लिए कहा। इस पाउडर को भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव को आत्माओं और भूतों के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए यदि आप उसकी प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई भी आत्मा आपको छू नहीं सकती। यह सुनकर उन्हें राहत मिली। फिर चोरन ने एक अग्नि मशाल जलाई और उन्हें रास्ते की ओर ले गया ताकि वे उस तक पहुंच सके शिविर। एक बार जब वे रास्ते पर पहुंचे तो चोरन ने उनसे रास्ते के अलावा किसी और चीज का अनुसरण न करने के लिए कहा, जैसे कि अग्नि आत्मा उन्हें उनकी मृत्यु की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सकती है। उन्होंने एक स्वर में सिर हिलाया और उदार बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और चलने लगे। रास्ते में कई बार उन्होंने यहाँ वहाँ आग जलती देखी, लेकिन वे पटरी पर डटे रहे और बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आत्मा को महिला की आवाज में उन्हें बुलाते हुए भी सुना है। इससे वे और अधिक डर गए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव का नाम लिया और आगे चल दिए। 1 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद वे धारा के बहने की आवाज सुन सकते थे और पहाड़ी पर हमारे कैंप फायर को देख सकते थे। उन्होंने स्वर्ग को धन्यवाद दिया और हमारी ओर दौड़ पड़े। इस बीच मैं और प्रणव विपिन और रोशन के बारे में सोचकर डर गए, लेकिन जब मैंने पहाड़ी के नीचे काफी दूर 2 फ्लैशलाइट देखी तो मुझे पता चला कि यह वही थी। जब वे पहुंचे तो लगभग 12 बज चुके थे। जब उन्होंने बताया कि क्या हुआ था तो पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हमने उनकी गंभीरता देखी तो हमें समझ आया कि यह कुछ असाधारण था। प्रणव को दवा मिल गई और अच्छी नींद आई। उस रात कुछ नहीं हुआ। मुझे और प्रणव को कुछ भी डरावना या अलौकिक नहीं लगा, लेकिन विपिन और रोशन उस दिन विश्वास में आ गए थे। अगले दिन हम जल्दी चल पड़े क्योंकि प्रणव दूसरों की तरह तेज नहीं चल सकता था। उसके बाद हमने बिना किसी परेशानी के उसी स्थान पर कुछ और कैंपिंग यात्राएं की। यह हमारी कहानी नहीं है। कहानी का असली मालिक कोई और है और मालिक को श्रेय विवरण में दिया गया है।
अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी पसंद है तो कृपया उनके लिंक की जांच करें और हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सनातन संसार AI की सदस्यता लें।